स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार बहुत दूर उत्तर की जमीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिलें। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? पिता बोला, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़ी तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बेटी ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाली बेटी का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ होगी। वे बोले, तुझको तो किसी रंधियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उनको खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहां तो कोई नहीं है। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहां हूं माइकल। वह वहां मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहां एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हो कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। माइकल ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। यह सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। माइकल की समझ में आ गया कि
कि वह चूहिया ठीक कह रही थी। सुबह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर है। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन लें। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है, और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े? कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। माइकल बोला, हाँ, मखमल के कपड़े, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से। और जब वह मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए, ताकि मैं यह देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल तुम्हारी राजकुमारी? माइकल बोला, यह तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वह तो गाने नाचने लगी, और जब उसने आकर उसे यह बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वह हंस दी। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से एक डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई है। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए उन्होंने वैसे ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे यह तो बहुत सुंदर सफेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी। पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है, तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर
उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रही हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई है। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए, उन्होंने वैसे ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर सफेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी। पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है, तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। जब वे अलसी की रुई ले आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर वह माइकल से बोली, लो, इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि माइकल ने गिरी का वह खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? माइकल ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है।
तब उनके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वह तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर यह रुमाल बुन दिया। पिता बोला, यह सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके, सो तुम उनको यहां लेकर आओ। यह सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहां लेकर आऊंगा तो मेरे बड़े भाई जब यह देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है, मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना। वह गाती है, वह नाचती है, वह बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूं, चाहे वह एक चूहिया ही सही। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। वह फिर से उसी झोपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में छड़ गई। माइकल ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर से वहां सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहां आ गया। उस गिरी के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहां तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल यह सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतने जोर से चल रही थी कि गिरी के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए। और माइकल उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओह छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारी इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। और अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी नहीं थी। वह खुद बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होंठ बेरीज जैसे लाल थे। उसने सफेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूं। माइकल कुछ दुखी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहां नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल। मैं ही तुम्हारी वह छोटी चूहिया हूं। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के जोर में थी जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से आदमी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाजत दे दें। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी।
माइकल के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। माइकल अपनी चूहिया के साथ उसके राज्य चला गया। वहां वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे। एक बार नॉर्वे देश में एक राजा था जिसकी रानी मर गई थी। उसकी इस रानी से एक बेटी थी। उसकी यह बेटी इतनी चतुर और प्यारी थी कि उसके जैसा चतुर और प्यारा दुनिया में और कोई नहीं था। राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वह उसके मरने का काफी दिन तक उसका गम मनाता रहा, पर फिर अकेले रहते रहते थक गया और उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी यह नई रानी एक विधवा थी और इसके भी एक बेटी थी, पर इसकी यह बेटी उतनी ही बुरी और बदसूरत थी जितनी राजा की बेटी प्यारी, दयावान और चतुर थी। सौतेली माँ और उसकी बेटी दोनों राजा की बेटी से बहुत जलती थी, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी थी। जब तक राजा घर में रहता था वे दोनों राजा की बेटी को कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि राजा उसको बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उस राजा को किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई के लिए जाना पड़ा, तो राजकुमारी की सौतेली माँ ने सोचा कि यह मौका अच्छा है, अब वह उस लड़की के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है। सो उन दोनों माँ बेटी ने उस लड़की को भूखा रखना और पीटना शुरू कर दिया। वे दोनों जहां भी वह जाती सारे घर में उसके पीछे पड़ी रहती। आखिर उसकी सौतेली माँ ने सोचा कि यह सब तो उसके लिए कुछ जरा ज्यादा ही अच्छा है, सो उसने उसे जानवर चराने के लिए भेजना शुरू दिया। अब वह बेचारी जानवर चराने के लिए जंगल और घास के मैदानों में चली जाती। जहां तक खाने का सवाल था, कभी उसको कुछ थोड़ा सा खाना मिल जाता और कभी बिल्कुल नहीं। इससे वह बहुत ही दुबली होती चली गई और हमेशा दुखी रहती और रोती रहती। उसके जानवरों में कत्थई रंग का एक बैल था जो हमेशा अपने आप को बहुत साफ और सुंदर रखता था। वह अक्सर ही राजकुमारी के पास आ जाता था और जब राजकुमारी उसको थपथपाती तो वह उसको थपथपाने देता। एक दिन वह दुखी बैठी हुई थी और सुबक रही थी कि वह बैल उसके पास आया और सीधे सीधे उससे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती ही रही। बैल एक लंबी सी सांस लेकर बोला, हालांकि तुम मुझे बताओगी नहीं, पर मैं सब जानता हूं। तुम इसीलिए रोती रहती हो ना, क्योंकि रानी तुमको ठीक से नहीं रखती। वह तुमको भूखा मारना चाहती है। पर देखो, खाने के लिए तुमको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बानिए कान में एक कपड़ा है। जब तुमको खाना खाने की इच्छा हो तो उस कपड़े को मेरे कान में से निकाल लो और घास पर फैला दो। बस तुमको जो खाना चाहिए वही मिल जाएगा। राजकुमारी को उस समय बहुत भूख लगी थी, सो उसने उस बैल के बाएं कान में रखा कपड़ा निकाल लिया और उसे घास पर बिछा दिया। उसको उस कपड़े से खाने के लिए फिर बहुत सारी चीजें मिल गईं। उस खाने में शराब भी थी, मांस भी था और केक भी थी। अब जब भी उसको भूख लगती तो वह बैल के कान में से कपड़ा निकालती, उसको घास पर बिछाती और जो उसको खाने की इच्छा होती वह खाती। कुछ ही दिनों में उसके शरीर का मांस और रंगत दोनों वापस आने लगी। जल्दी ही वह थोड़ी मोटी और गोरी गुलाबी हो गई। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी गुस्से से लाल पीली होने लगी। उस सौतेली माँ की समझ में यही नहीं आया कि उसकी वह सौतेली बेटी जो इतनी बुरी हालत में थी अब ऐसी तंदुरुस्त कैसे हो गई। उसने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसको राजकुमारी के पीछे पीछे जंगल जाने के लिए कहा और कहा कि वह जाकर वहां देखे कि वहां सब ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि उसका ख्याल था कि घर का कोई नौकर राजकुमारी को खाना दे रहा होगा। वह नौकरानी राजकुमारी के पीछे पीछे जंगल तक गई। वहां जाकर उसने देखा कि किस तरह से उस सौतेली बेटी ने बैल के कान में से एक कपड़ा निकाला, उसे घास पर बिछाया और फिर किस तरह से उस कपड़े ने उस राजकुमारी को खाना दिया। सौतेली बेटी ने उसे खाया और वह खाना खाकर वह बहुत खुश हुई। जो कुछ भी उस नौकरानी ने जंगल में देखा वह सब उसने जाकर रानी को बताया। उधर राजा भी लड़ाई से वापस आ गया था, क्योंकि वह दूसरे राजा को जीत कर आया था। इसलिए सारे राज्य में खूब खुशियां मनाई जा रही थी। पर सबसे ज्यादा खुश थी राजा की अपनी बेटी। राजा के आते ही रानी ने बीमार पड़ने का बहाना किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने डॉक्टर को यह कहने के लिए बहुत पैसे दिए कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसको कत्थई रंग के बैल का मांस खाने को न मिल जाए। राजा और महल के नौकर आदि सबने डॉक्टर से पूछा कि रानी की बीमारी की क्या कोई और दवा नहीं थी, पर डॉक्टर ने कहा नहीं। सबने उस कत्थई रंग के बैल की जिंदगी के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह बैल सभी को बहुत प्यारा था।
लोगों ने कोई दूसरा कत्थई बैल ढूंढने की कोशिश भी की, पर सबने यह भी कहा कि उस बैल के जैसा और कोई बैल नहीं था। उसी बैल को मारा जाना चाहिए और किसी बैल के मांस के बिना रानी ठीक नहीं हो सकती। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई और जानवरों के बारे में बैल के पास गई। वहां भी वह बैल अपना सिर लटकाए हुए नीचे नजर किए इस तरह दुखी खड़ा था कि राजकुमारी उसके ऊपर अपना सिर रखकर रोने लगी। बैल ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? तब राजकुमारी ने उसे बताया कि राजा लड़ाई पर से वापस आ गया था और रानी बहाना बनाकर बीमार पड़ गई है। उसने डॉक्टर को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसको कत्थई रंग के बैल का मांस खाने को नहीं मिलता, और अब उसको मारा जाएगा। बैल बोला, अगर वे लोग पहले मुझे मारेंगे तो जल्दी ही वे तुमको भी मार देंगे। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों यहां से आज रात को ही भाग चलते हैं। राजकुमारी को यह अच्छा नहीं लगा कि वह अपने पिता को यहां अकेली छोड़कर चली जाए, पर रानी के साथ उसी घर में रहना तो उससे भी ज्यादा खराब था। इसलिए उसने बैल से वायदा किया कि वह वहां से भाग जाने के लिए रात को उसके पास आएगी। रात को जब सब सोने चले गए तो राजकुमारी जानवरों के बाड़े में आई। बैल ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उसको लेकर बहुत तेजी से भाग चला। अगले दिन सुबह सवेरे जब लोग उस बैल को मारने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि बैल तो जा चुका है। जब राजा उठा और उसने अपनी बेटी को बुलाया तो वह भी उसको कहीं नहीं मिली, वह भी जा चुकी थी। राजा ने चारों तरफ अपने आदमी उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजे। उनको उसने चर्च में भी भेजा, पर दोनों का कहीं पता नहीं था। किसी ने भी उनको कहीं भी नहीं देखा था। इस बीच वह बैल राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाए बहुत सी जगह पार कर एक ऐसे जंगल में आ पहुंचा था जहां हर चीज ताबे की थी। पेड़, शाखाएं, पत्ते, फूल, हर चीज। पर इससे पहले कि वे इस जंगल में घुसते, बैल ने राजकुमारी से कहा, जब हम इस जंगल में घुस जाएंगे तो ध्यान रखना कि तुम इस जंगल की एक पत्ती भी नहीं तोड़ना, नहीं तो यह सब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक ट्रॉल रहता है जिसके 3 सिर हैं और वही इस जंगल का मालिक भी है। नहीं नहीं, भगवान मेरी रक्षा करे। उसने कहा कि वह वहां से कुछ भी नहीं तोड़ेगी। वे दोनों उस जंगल में घुसे। राजकुमारी किसी भी चीज को छूने तक के लिए बहुत सावधान थी। वह जान गई थी कि किसी भी शाख को छूने से कैसे बचना था, पर वह बहुत घना जंगल था और उसमें से होकर जाना बहुत मुश्किल था। बचते बचते भी उससे उस जंगल के एक पेड़ की एक पत्ती टूट ही गई और वह उसने अपने हाथ में पकड़ ली। बैल बोला, अरे ये तुमने क्या किया? अब तो जिंदगी और मौत के लिए लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पर ध्यान रखना, वह पत्ती तुम्हारे हाथ में सुरक्षित रहे, उसे फेंकना नहीं। जल्दी ही वे जंगल के आखिर तक पहुंच गए और जैसे ही वे वहां पहुंचे कि एक 3 सिर वाला ट्रॉल वहां आ गया। उसने पूछा, किसने मेरा जंगल छुआ? बैल बोला, यह जंगल तो जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ट्रॉल चीखा, वह तो हम लड़ाई से तय करेंगे। बैल बोला, जैसा तुम चाहो। सो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े और एक दूसरे से घूट गए। ट्रॉल बैल को खूब मार रहा था, पर बैल भी अपनी पूरी ताकत से ट्रॉल को मार रहा था। यह लड़ाई सारा दिन चली। आखिर में बैल जीत गया, पर उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और वह इतना थक गया था कि उससे तो उसकी एक टांग भी नहीं उठ पा रही थी। सो उन दोनों को वहां एक दिन के लिए आराम करने के लिए रुकना पड़ा। बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह ट्रॉल की कमर की पीठी से लटका हुआ मरहम का एक सीन ले ले और वह मरहम उसके शरीर पर मल दे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर बैल कुछ ठीक हुआ। तीसरे दिन वे फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। वे फिर कई दिनों तक चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक चांदी के जंगल में आए। यहाँ हर चीज चांदी की थी, पेड़, शाखाएं, पत्ते, फूल, हर चीज। पर इससे पहले कि वे इस जंगल में घुसते, पहले की तरह से बैल ने इस बार भी राजकुमारी से कहा, जब हम इस जंगल में घुस जाएंगे तो ध्यान रखना कि तुम इस जंगल की एक पत्ती भी नहीं तोड़ोगी, नहीं तो यह सब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक 6 सिर वाला ट्रॉल रहता है जो इस जंगल का मालिक है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको किसी भी तरह जीत पाऊंगा। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं ख्याल रखूंगी कि मैं यहाँ से कुछ न तोड़ूं और तुम भी मेरे लिए यह दुआ करते रहना कि यहाँ से मुझसे कुछ टूट न जाए। पर जब वे उस जंगल में घुसे तो वह इतना ज्यादा घना था कि वे दोनों उसमें से बड़ी मुश्किल से जा पा रहे थे। राजकुमारी बहुत सावधान थी
कि वह वहां की कोई भी चीज छूने से पहले ही दूसरी तरफ को झुक जाती थी, पर हर मिनट पर शाखें उसकी आंखों के सामने आ जाती। बचते बचते भी ऐसा हुआ कि उससे एक पेड़ की एक पत्ती टूट ही गई। बैल फिर चिल्लाया, उफ, यह तुमने क्या किया राजकुमारी? अब हम अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। पर ध्यान रहे, इस पत्ती को भी खोना नहीं, संभाल कर रखना। जैसे ही वह यह कहकर चुका कि वह 6 सिर वाला ट्रॉल वहां आ गया और उसने पूछा, वह कौन है जिसने मेरा यह जंगल छुआ? बैल ने फिर वही जवाब दिया, यह जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ट्रॉल बोला, ये तो हम लड़कर देखेंगे। बैल ने फिर वही जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। बैल ने ट्रॉल की आंखें निकाल ली और उसके सींग उसके शरीर में घुसा दिए। इससे उसके शरीर में से उसकी आंतें निकलकर बाहर आ गईं। पर वह ट्रॉल क्योंकि उस बैल के मुकाबले का था, सो बैल को उस ट्रॉल को मारने में 3 दिन लग गए। सो वे 3 दिन तक लड़ते ही रहे। पर इस ट्रॉल को मारने के बाद बैल भी इतना कमजोर हो गया और थक गया कि वह हिल भी नहीं सका। उसके घाव भी ऐसे थे कि उनसे खून की धार बह रही थी। इस ट्रॉल की कमर की पेटी से भी एक मरहम वाला सीन लटक रहा था। सो बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह उस ट्रॉल की कमर से वह सीन निकाल ले और उसका मरहम उसके घावों पर लगा दे। राजकुमारी ने वैसा ही किया, तब जाकर वह कुछ ठीक हुआ। इस बार बैल को ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया, तभी वे आगे बढ़ सके। आखिर वे आगे चले, पर बैल अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं था। सो वह बहुत धीरे चल रहा था। राजकुमारी को लगा कि बैल को चलने में समय ज्यादा लग रहा था। सो समय बचाने के लिए उसने बैल से कहा कि क्योंकि वह छोटी थी और उसके अंदर ज्यादा ताकत थी, वह जल्दी चल सकती थी, वह उसको पैदल चलने की इजाजत दे दे। पर बैल ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि उसको अभी उसकी पीठ पर बैठकर ही चलना चाहिए। इस तरह से वे काफी दिनों तक चलते हुए बहुत जगह होते हुए फिर एक जंगल में आ पहुंचे। यह जंगल सारा सोने का था। उस जंगल के हर पेड़, शाख, डंडी, फूल, पत्ते सभी कुछ सोने के थे। इस जंगल में भी वही हुआ जो तांबे और चांदी के जंगलों में हुआ था। बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह उस जंगल में से भी कुछ न तोड़े, क्योंकि इस जंगल का राजा एक 9 सिर वाला ट्रॉल था और यह ट्रॉल पिछले दोनों ट्रॉल को मिलाकर उनसे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। बैल तो इसको जीत ही नहीं सकता था। बैल जानता था कि राजकुमारी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि वह उस जंगल की कोई चीज न तोड़े, पर फिर भी वही हुआ। जब वे जंगल में घुसे तो यह जंगल तांबे और चांदी के जंगलों से भी कहीं ज्यादा घना था। इसके अलावा वे लोग जितना उस जंगल के अंदर चलते जाते थे, वह जंगल और ज्यादा घना होता जाता था। आखिर वह इतना ज्यादा घना हो गया कि राजकुमारी को लगा कि अब वह उस जंगल में से बिना किसी चीज को छुए निकल ही नहीं सकती। उसको पल पल पर यही लग रहा था कि किसी भी समय पर उससे वहां कोई भी चीज टूट जाएगी। इस डर से वह कभी बैठ जाती, कभी अपने आप को किसी तरफ झुका लेती, कभी मुड़ जाती, पर फिर भी उन पैरों की शाखाएं हर पल उसकी आंखों के सामने आ रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको पता ही नहीं चला कि वह उन सोने की शाखाओं, फूलों, पत्तों से बचने के लिए कर क्या रही है। और इससे पहले कि उसको यह पता चलता कि क्या हुआ, उसके हाथ में एक सोने का सेब आ गया। उसको देखकर तो उसको इस बात का इतना ज्यादा दुख हुआ कि वह बहुत जोर से रो पड़ी और उसको फेंकना चाहती थी कि बैल बीच में ही बोल पड़ा, अरे इसको फेंकना नहीं, इसे संभाल कर रख लो और इसका ध्यान रखना। पर राजकुमारी का तो रोना ही नहीं रुक रहा था। बैल ने उसको जितनी भी तसल्ली वह दे सकता था दी, पर उसको लग रहा था कि अब की बार उस बैल को केवल उसकी वजह से बहुत भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और उसको यह भी शक था कि यह सब कैसे होगा, क्योंकि इस जंगल का मालिक ट्रॉल बहुत बड़ा और ताकतवर था। तभी उस जंगल का मालिक, वह 9 सिर वाला ट्रॉल वहां आ गया। वह इतना बदसूरत था कि राजकुमारी तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। वहां आकर वह गरजा, यह किसने मेरा जंगल छुआ? बैल ने फिर वही जवाब दिया, यह जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ट्रॉल बोला, यह तो हम लड़कर देखेंगे। बैल ने फिर वही जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। बहुत ही भयानक दृश्य था। राजकुमारी तो उसको देखकर ही बेहोश होते होते बची। इस बार भी बैल ने ट्रॉल की आंखें निकाल ली
और उसके सींग उसके पेट में घुसा दिए, जिससे उसकी आंतें उसके पेट से बाहर निकल आई। फिर भी ट्रोल बहुत बहादुरी से लड़ता रहा। जब बैल ने ट्रोल का एक सिर मार दिया तो उसके दूसरे सिरों से उस मरे हुए सिर को जिंदगी मिलने लगी। इस तरह वह लड़ाई एक हफ्ता चली, क्योंकि जब भी बैल उस ट्रोल के एक सिर को मारता तो उसके दूसरे सिर उसके मरे हुए सिर को जला देते थे। उसके सारे सिरों को मारने में उस बैल को पूरा एक हफ्ता लग गया, तभी वह उस ट्रोल को मार सका। अब की बार तो बैल इतना घायल हो गया था और इतना थक गया था कि वह अपना पैर भी नहीं हिला सका। वह तो राजकुमारी से इतना भी नहीं कह सका कि वह ट्रोल की कमर की पेटी में लगे मरहम की सींग में से मरहम निकालकर उसके घावों पर लगा दे। पर राजकुमारी को तो यह मालूम था, सो उसने ट्रोल की कमर की पेटी से मरहम का सींग निकाला और उसमें से मरहम निकालकर बैल के घावों पर लगा दिया। इससे बैल के घावों को काफी आराम मिला और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस बार बैल को आगे जाने के लिए 3 हफ्ते तक आराम करना पड़ा। इतने आराम के बाद भी बैल घोंघी की चाल से ही चल पा रहा था। बैल ने राजकुमारी को बताया कि इस बार उनको काफी दूर जाना है। उन्होंने कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां पार की, कई घने जंगल पार किए और फिर एक मैदान में आ निकले। बैल ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुमको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय आसमान के और जंगली मैदान के। वे कुछ और आगे बढ़े तो वह मैदान कुछ और एकसार हो गया और वे कुछ और आगे का देख पाने के लायक हो गए। बैल ने फिर पूछा, क्या तुमको अब कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, अब मुझे दूर एक छोटा सा किला दिखाई दे रहा है। बैल बोला, अब वह छोटा किला इतना छोटा भी नहीं है राजकुमारी जी। काफी देर तक चलने के बाद वे एक पत्थरों के ढेर के पास आए, जहां लोहे का एक खंभा सड़क के आर पार पड़ा हुआ था। बैल ने फिर पूछा, क्या तुमको अब कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, अब मुझे किला साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब वह बहुत बड़ा भी है। बैल बोला, तुमको वहां जाना है और तुमको वहीं रहना है। किले के ठीक नीचे एक जगह है जहां सुअर रहते हैं, तुम वहां चली जाना। वहां पहुंचने पर तुमको लकड़ी का एक क्रोक मिलेगा जो लकड़ी के पतले तख्तों से बना हुआ होगा। तुम उसको पहन लेना। उस क्रोक को पहनकर तुम उस किले में जाना और अपना नाम केटी वुडन क्रोक बताना और उनसे अपने रहने के लिए जगह मांगना। पर इससे पहले कि तुम वहां जाओ, तुम अपना छोटा वाला चाकू लो और मेरा गला काट दो। फिर मेरी खाल निकालकर लपेटकर पास की एक चट्टान के नीचे छिपा दो। उस खाल के नीचे वह तांबे और चांदी की दोनों पत्तियां और सोने का सेब रख देना और फिर उस चट्टान के सहारे एक डंडी खड़ी कर देना। उसके बाद जब भी तुम कोई चीज चाहो तो उस चट्टान की दीवार पर वह डंडी मार देना, तुमको वह चीज मिल जाएगी। पहले तो राजकुमारी ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं हुई, पर जब बैल ने उससे कहा कि उसने जो कुछ भी राजकुमारी के लिए किया उस सबको करने के लिए धन्यवाद देने का यही एक तरीका था, तो राजकुमारी के पास यह करने के अलावा और कोई चारा न रहा। उसने अपना छोटा वाला चाकू निकाला और उससे उस बैल का गला काट दिया। फिर उसने बैल की खाल निकालकर लपेटकर पास में पड़ी एक चट्टान के नीचे रख दी। खाल के नीचे उसने वे तांबे और चांदी की दोनों पत्तियां और सोने का सेब रख दिया और उसके बाद में उसने उस चट्टान के सहारे एक डंडी खड़ी कर दी। वहां से वह किले के नीचे सुअरों के रहने की जगह गई, जहां उसको वह लकड़ी के पतले तख्तों से बना हुआ क्रोक मिल गया। उसने उस क्रोक को पहना और ऊपर किले में आई। ये सब करते हुए वह बैल को याद कर करके रोती और सुबकती रही। फिर वह सीधी शाही रसोई घर में गई और वहां जाकर उसने अपना नाम केटी वुडन क्रोक बताया और रहने के लिए जगह मांगी। रसोईया बोला कि हाँ, उसको वहां रहने की जगह मिल सकती थी। रसोई घर के पीछे वाले छोटे कमरे में वह रह सकती थी और उसके बर्तन धो सकती थी, क्योंकि उसकी बर्तन धोने वाली अभी अभी काम छोड़कर चली गई थी। रसोईया बोला, पर जैसे ही तुम यहाँ रहते रहते थक जाओगी तो तुम यहाँ से चली जाओगी। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वह वहां रहने लगी। वह बहुत अच्छे से रहती और बर्तन भी बहुत ही आसानी से साफ करती रहती। रविवार के बाद वहां कुछ अजीब से मेहमान आए तो केटी ने रसोइये से पूछा कि क्या वह राजकुमार के नहाने का पानी ऊपर ले जा सकती थी। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग हंस पड़े और बोले, पर तुम वहां क्या करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि क्या राजकुमार तुम्हारी तरफ देखेगा भी? तुम तो बहुत ही डरावनी दिखाई देती हो। पर उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उनसे प्रार्थना करती रही
और बार बार राजकुमार के लिए नहाने का पानी ले जाने के लिए कहती रही। आखिर उसको वहां उसके नहाने का पानी ले जाने की इजाजत मिल ही गई। जब वह ऊपर गई तो उसके लकड़ी के क्रोक ने आवाज की तो राजकुमार अंदर से निकलकर आया और उससे पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं राजकुमार के लिए नहाने का पानी लेकर आ रही थी। तुम क्या समझती हो कि इस समय तुम्हारे लाए पानी से मैं कुछ करूंगा? और यह कर उसने वह पानी राजकुमारी के ऊपर ही फेंक दिया। वह वहां से चली आई और फिर उसने रसोइये से चर्च जाने की इजाजत मांगी। चर्च पास में ही था, सो उसको वह इजाजत भी मिल गई। पर सबसे पहले वह उस चट्टान के पास गई और जैसा कि बैल ने उससे कहा था, उसने डंडी से चट्टान को मारा। तुरंत ही उसमें से एक आदमी निकला और उसने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजकुमारी बोली कि उसने चर्च जाने की और पादरी का भाषण सुनने के लिए छुट्टी ले रखी है, पर उसके पास चर्च जाने लायक कपड़े नहीं है। उस आदमी ने एक गाउन निकाला जो तांबे जैसा चमकदार था। उसने उसको वह दिया और उसके साथ ही उसको एक घोड़ा भी दिया जिस पर उस घोड़े का साज भी सजा था। वह साज भी तांबे के रंग का था और खूब चमक रहा था। उसने तुरंत अपना वह गाउन पहना और घोड़े पर चढ़कर चर्च चल दी। जब वह चर्च पहुंची तो वह बहुत ही प्यारी और शानदार लग रही थी। सब लोग उसको देखकर सोच रहे थे कि यह कौन है। उन सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उस दिन पादरी का भाषण सुना होगा, क्योंकि वे सब उसी को देखते रहे। वहां राजकुमार भी आया था। वह तो उसके प्यार में बिल्कुल पागल सा ही हो गया था। उसकी तो उस लड़की के ऊपर से आंख ही नहीं हट रही थी। जैसे ही राजकुमारी चर्च से बाहर निकली तो राजकुमार उसके पीछे भागा। राजकुमारी तो दरवाजे से बाहर चली गई, पर उसका एक दस्ताना दरवाजे में अटक गया। राजकुमार ने उसका वह दस्ताना वहां से निकाल लिया। जब वह घोड़े पर चढ़ गई तो राजकुमार फिर उसके पास गया और उससे पूछा कि वह कहां से आई थी। तो केटी बोली, मैं बैत से आई हूं। और जब राजकुमार ने उसको देने के लिए उसका दस्ताना निकाला तो वह बोली, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। राजकुमार ने वैसा दस्ताना पहले कभी नहीं देखा था। वह उस शानदार लड़की को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमा जो बिना दस्ताने पहने ही वहां से घोड़े पर चढ़कर चली गई थी। उसने उसे बताया भी था कि वह बैत से आई थी, पर वहां यह कोई नहीं बता सका कि बैत कहाँ है। अगले रविवार को किसी को राजकुमार के लिए उसका तौलिया लेकर जाना था। तो केटी ने फिर कहा, क्या मैं राजकुमार का तौलिया लेकर जा सकती हूँ? दूसरे लोग बोले, तुम्हारे जाने से क्या होगा? तुमको तो पता ही है कि पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर भी केटी ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उसको राजकुमार का तौलिया ले जाने की इजाजत मिल गई। बस वह तौलिया लेकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। इस भागने से उसके लकड़ी के पतले तख्ते का बने क्लोक ने फिर से आवाज की तो राजकुमार फिर से अंदर से निकलकर आया। और जब उसने देखा कि वह तो केटी थी तो उसने उसके हाथ से उस तौलिए को लेकर फाड़ दिया और उसके मुंह पर फेंक दिया। वह बोला, तुम यहां से चली जाओ, ओ बदसूरत ट्रोअर। तुम क्या सोचती हो कि मैं वह तौलिया इस्तेमाल करूंगा जिसको तुम्हारी गंदी उंगलियों ने छू लिया हो? और उसके बाद वह चर्च चला गया। जब राजकुमार चर्च चला गया तो केटी ने भी चर्च जाने की छुट्टी मांगी, पर सबने उससे पूछा कि वह चर्च में क्या करने जाना चाहती थी। उसके पास तो चर्च में पहनने के लिए उस लकड़ी के क्लोक के अलावा और कुछ था ही नहीं, और वह क्लोक भी बहुत ही भद्दा और काला था। पर केटी बोली कि चर्च का पादरी बहुत ही अच्छा भाषण देता है, और जो कुछ भी उसने पिछले हफ्ते कहा था उसने केटी का काफी भला किया था। इस बात पर उसको चर्च जाने की छुट्टी मिल गई। वह फिर से दौड़ी हुई उसी चट्टान के पास गई और जाकर उसके पास रखी डंडी से उसे मारा। उस चट्टान में से फिर वही आदमी निकला और अब की बार उसने उसको पिछले गाउन से भी कहीं ज्यादा अच्छा गाउन दिया। वह सारा गाउन चांदी के काम से रखा हुआ था और चांदी की तरह से ही चमक रहा था। साथ में एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी दिया जिसके साज पर चांदी का काम था, और उसको चांदी का एक टुकड़ा भी दिया। उस सब को पहनकर जब वह राजकुमारी चर्च पहुंची तो बहुत सारे लोग चर्च के आंगन में ही खड़े हुए थे। उसको आते देखकर सब फिर सोचने लगे कि यह लड़की कौन हो सकती है। राजकुमार तो तुरंत ही वहां आ गया कि जब वह उस घोड़े पर से उतरेगी तो वह उसका घोड़ा पकड़ेगा, पर वह तो उस पर से कूद गई और बोली कि उसका घोड़ा पकड़ने की उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत सधा हुआ था। वह घोड़ा वहीं खड़ा रहा जहां वह उसको छोड़कर गई थी। जब वह वहां वापस आई और जब उसने उसे बुलाया
तो वह उसके पास आ गया। सब लोग चर्च के अंदर चले गए, पर पिछली बार की तरह से शायद ही कोई आदमी होगा जिसने उस दिन भी उस पादरी का भाषण सुना होगा, क्योंकि उस दिन भी वे सब उसी की तरफ देखते रहे और राजकुमार तो उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। जब पादरी का भाषण खत्म हो गया तो वह चर्च से बाहर चली गई। वह अपने घोड़े पर बैठने ही वाली थी कि राजकुमार फिर वहां आया और उससे पूछा कि वह कहां से आई है। इस बार उसने जवाब दिया, मैं टॉबिलैंड से आई हूं। यह कहकर उसने अपना कोड़ा गिरा दिया। यह देखकर राजकुमार उसको उठाने के लिए झुका तो इस बीच राजकुमारी ने कहा, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। और वह वहां से भाग गई। राजकुमार यह भी न बता सका कि उसका हुआ क्या। वह फिर से यह जानने के लिए चारों तरफ घूमा फिरा कि टॉबिलैंड कहाँ है, पर कोई उसको यह नहीं बता सका कि वह जगह कहाँ है। इसलिए अब राजकुमार को केवल उसी से काम चलाना था जो उसके पास था। अगले रविवार को किसी को राजकुमार को कंधा देने के लिए जाना था। केटी ने फिर कहा कि क्या वह राजकुमार को कंधा देने जा सकती है, पर दूसरे लोगों ने फिर से उसका मजाक बनाया और कहा कि उसको पिछले 2 रविवारों की घटनाएं तो याद होंगी ही, और साथ में उसको डांटा कि वह किस तरह अपने उस भद्दे काले लकड़ी के क्रोप में राजकुमार के सामने जाने की हिम्मत करती है। पर वह फिर उन लोगों के पीछे पड़ी रही जब तक कि उन लोगों ने उसको हाँ नहीं कर दी। वह फिर से कंघा लेकर ऊपर दौड़ी गई। उसके लकड़ी के क्लोक की आवाज सुनकर राजकुमार फिर बाहर निकलकर आया और केटी को फिर से वहां देखकर उसने उससे कंघा छीनकर उसके मुंह पर मारा और बिना कुछ कहे सुने वहां से चर्च चला गया। जब राजकुमार चर्च चला गया तो केटी ने भी चर्च जाने की इजाजत मांगी। उन लोगों ने उससे फिर पूछा कि वहां उसका काम ही क्या था। उसमें से बदबू आती थी, वह काली थी, उसके पास वहां पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। हो सकता है कि राजकुमार या कोई और उसको वहां देख ले तो उसकी वहां बदनामी होगी। पर केटी बोली कि लोगों के पास उसकी तरफ देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। उनके पास तो और बहुत सारे काम थे और वह उनसे चर्च जाने की इजाजत मांगती ही रही। आखिर उन्होंने उसको वहां जाने की इजाजत फिर से दे दी। इस बार भी वही हुआ जो 2 बार पहले हो चुका था। वह फिर से दौड़ी हुई उसी चट्टान के पास गई और जाकर उसके पास रखी डंडी से उसे मारा। उस चट्टान में से फिर वही आदमी निकला और अब की बार उसने उसको पिछले दोनों गांव से भी ज्यादा अच्छा गांव दिया। इस बार वह सारा गांव सुनहरी था और उसमें हीरे जड़े हुए थे। साथ में एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी दिया जिसके साज पर सोने का काम था। उसने उसको एक सोने का टुकड़ा भी दिया। जब राजकुमारी चर्च पहुंची तो वहां के आंगन में पादरी और चर्च में आए सारे लोग उसके इंतजार में खड़े थे। राजकुमार वहां भागता हुआ आया और उसने उसका घोड़ा पकड़ना चाहा, पर राजकुमारी पहले की तरह ही उस पर से कूदकर उतर गई और बोली, मेरे घोड़े को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह बहुत सधा हुआ है। जहां मैं इसको खड़े होने को कहती हूँ यह वही खड़ा रहता है। फिर सब चर्च के अंदर चले गए। पादरी भी अपनी जगह चला गया। उस दिन भी किसी ने उसके भाषण का एक शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि पहले की तरह से सभी लोग केवल उसी लड़की को देखते रहे और सोचते रहे कि वह कहां से आती है और कहां चली जाती है। और राजकुमार तो उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। उसकी तो कोई इंद्रिय काम ही नहीं कर रही थी, वह तो बस उसको घोड़े ही जा रहा था। जब पादरी का भाषण खत्म हुआ तो राजकुमारी चर्च से बाहर निकली। अब की बार राजकुमार ने चर्च के बाहर कुछ चिपकने वाली चीज डाल दी ताकि वह उसको वहां से जाने से रोक सके। पर राजकुमारी ने उसकी कोई चिंता नहीं की और उसने अपना पैर उस चिपकने वाली चीज के ठीक बीच में रख दिया और उसके उस पार कूद गई। पर इस कूदने में उसका एक सुनहरी जूता उस जगह पर चिपक गया। जैसे ही वह अपने घोड़े पर चढ़ी, राजकुमार चर्च में से बाहर आकर उसके पास आया और उससे पूछा कि वह कहां से आई है। इस बार वह बोली, मैं कॉम्बलैंड से आई हूं। इस पर राजकुमार उसको उसका सुनहरा जूता देना चाहता था कि राजकुमारी बोली, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। और वह तो राजकुमार की आंखों के सामने सामने गायब हो गई और राजकुमार उसे ढूंढता रहा, पर कोई उसको कोई यह न बता सका कि कॉम्बलैंड कहाँ है। फिर उसने दूसरी तरकीब इस्तेमाल की। उसके पास उसका एक सुनहरी जूता रह गया था, सो उसने सब जगह यह घोषणा करवा दी कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में यह सुनहरी जूता आ जाएगा। बहुत सारी लड़कियां
बहुत सारी जगहों से उस जूते को पहनने के लिए वहां आई, पर किसी का पैर इतना छोटा नहीं था जिसके पैर में वह जूता आ जाता। काफी दिनों बाद सोचो जरा कौन आया? केटी की सौतेली बहन और सौतेली माँ। आश्चर्य, उस लड़की के पैर में वह जूता आ गया, पर वह तो बहुत ही बदसूरत थी। पर राजकुमार ने अपनी इच्छा के खिलाफ अपनी जबान रखी। उसने शादी की दावत रखी और वह सौतेली बहन दुल्हन की तरह सजकर चर्च चली तो चर्च के पास वाली एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ने गाया, उसकी एड़ी एक टुकड़ा और उसकी उंगलियों का एक टुकड़ा। केटी वुडन क्लोक का छोटा जूता खून से भरा है, मैं बस इतना जानती हूँ। यह सुनकर उस लड़की का जूता देखा गया तो उनको पता चला कि वह चिड़िया तो सच ही बोल ही रही थी। जूता निकालते ही उसमें से खून की धार निकल पड़ी। फिर महल में जितनी भी नौकरानियां और लड़कियां थी सभी वहां जूता पहनकर देखने के लिए आई, पर वह जूता किसी के पैर में भी नहीं आया। जब उस जूते को सबने पहनकर देख लिया तो राजकुमार ने पूछा, पर वह केटी वुडन क्लोक कहाँ है? क्योंकि राजकुमार ने चिड़िया के गाने को ठीक से समझ लिया था कि वह क्या गा रही थी। वहां खड़े लोगों ने कहा, अरे वह, उसका यहां आना ठीक नहीं है। क्यों? उसकी टांगें तो घोड़े की टांगों के जैसी है। राजकुमार बोला, आप लोग सच कहते हैं, मुझे मालूम है, पर जब सबने यहां इस जूते को पहनकर देखा है तो उसको भी इसे पहनकर देखना चाहिए। उसने दरवाजे के बाहर झांक कर आवाज लगाई। केटी और केटी धम धम करती हुई ऊपर आई। उसका लकड़ी का क्लोक ऐसे शोर मचा रहा था जैसे किसी फौज के घुड़सवार चले आ रहे हो। वहां खड़ी दूसरी नौकरानियों ने उससे हंसकर उसका मजाक बनाते हुए कहा, जाओ जाओ, तुम भी वह जूता पहनकर देखो और तुम भी राजकुमारी बन जाओ। केटी वहां गई और उसने वह जूता ऐसे पहन लिया जैसे कोई खास बात ही ना हो और अपना लकड़ी का क्लोक उतारकर फेंक दिया। लकड़ी का क्लोक उतारते ही वह वहां अपने सुनहरे गाउन में खड़ी थी। उसमें से सुनहरी रोशनी ऐसे निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें फूट रही हो। और लो, उसके दूसरे पैर में भी वैसा ही सुनहरा जूता आ गया। अब राजकुमार उसको पहचान गया कि यह तो वही चर्च वाली लड़की थी। वह तो इतना खुश हुआ कि वह उसकी तरफ दौड़ गया और उसके गले में बाहें डाल दी। तब राजकुमारी ने उसको बताया कि वह भी एक राजा की बेटी थी। दोनों की शादी हो गई और फिर एक बहुत बड़ी शादी की दावत का इंतजाम हुआ। क्या तुम जानते हो कि भालू करीब करीब हर जानवर पर जो भी उसको जंगल में मिलता है क्यों गुर्राता है? वह ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले जब भी कोई उसके पास आता था तो उसको देखकर वह बड़े दोस्ताना अंदाज में अपनी लंबी पूंछ हिलाता था जैसे कि कुत्ते हिलाते हैं और बहुत प्यार से बात करता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। तो फिर वह ऐसा कैसे हुआ? तो हुआ यूं कि एक बार जाड़े के एक दिन में एक मछियारे ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उन सबको एक रस्सी में बांधकर पानी में वहीं छोड़ दिया ताकि वे ताजा रहे। चालाक लोमड़े ने यह देख लिया कि मछियारे ने मछलियां पकड़ी और उनको पकड़कर पानी में ही छोड़ दी और वह चला गया। सो जब वह मछियारा उधर नहीं देख रहा था तो उसने उसकी उन मछलियों को चुरा लिया और उनको लेकर घर चल दिया। घर जाते समय उसको रास्ते में बैठा एक भालू दिखाई दे गया। भालू ने लोमड़े को बहुत सारी मछलियां ले जाते देखा तो उसको देखकर उसने अपने दोस्ताना अंदाज में उसकी तरफ अपनी पूंछ हिलाई। उसको भी मछलियां देखने और खुशबू में बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो भालू ने लोमड़े से पूछा, लोमड़े भाई, ये मछलियां तुमको कहां से मिली? लोमड़े ने झूठ बोला, मिलेंगी कहां से, मैंने इनको पकड़ा है। असल में लोमड़े को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसको लगा कि भालू ने उसको भी मछलियां चुराते हुए देख लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। भालू को तो यह पता ही नहीं था कि लोमड़े ने यह मछलियां चुराई थी। भालू ने फिर पूछा, लेकिन तुमने इनको पकड़ा कैसे लोमड़े भाई, जेल तो सारी जमी पड़ी है। लोमड़े ने फिर झूठ बोला, मेरे पास इनको पकड़ने का एक खास तरीका है। भालू बोला, ये मछलियां तो दिखाई भी बहुत अच्छी दे रही है लोमड़े भाई, और खुशबूदार भी बहुत लग रही है। क्या तुम इनमें से थोड़ी सी मुझे भी दोगे? लोमड़ा बोला, नहीं भाई, तुम अपनी मछलियां अपने आप पकड़ो। भालू बड़ी नम्रता से बोला, मैं भी ऐसी मछली पकड़ना चाहता हूं। क्या तुम मुझको मछली पकड़ने का अपना वह खास तरीका बताओगे जिससे मैं भी इस जमे हुए बर्फ में से ऐसे ही मछलियां पकड़ सकूं? और ऐसा कहकर उसने अपनी पूंछ फिर से हिलाई। लोमड़ा भालू के साथ उस झील पर फिर से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसको डर था कि वह मछियारा कहीं उसको पकड़ न ले
जिसकी मछलियां उसने चुराई थी। पर उसको भालू का उसकी तरफ देखकर बार बार पूंछ हिलाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो उसने भालू से एक और झूठ बोलने का निश्चय किया। लोमड़ी ने भालू से कहा, मछलियां पकड़ना बहुत आसान है भालू भाई, मैं तुम्हें बताता हूं। पहले तुम बर्फ में एक छेद करो, फिर तुम उस छेद पर ऐसे बैठ जाओ जिससे तुम्हारी पूंछ उस छेद में नीचे गिर जाए। पर तुमको अपनी पूंछ पानी में काफी देर तक लटकानी पड़ेगी। सो अगर तुम्हारी पूंछ को थोड़ी तकलीफ भी हो तो चिंता मत करना, क्योंकि उस तकलीफ का मतलब होगा कि मछलियां तुम्हारी पूंछ को काट रही है। जितनी ज्यादा देर तक तुम अपनी पूंछ पानी में रखोगे उतनी ही ज्यादा मछलियां तुम पकड़ पाओगे। जब तुम देखो कि अब तुम अपनी पूंछ हिला भी नहीं पा रहे हो तो समझना कि अब तुम अपनी पूंछ बाहर निकालने के लिए तैयार हो। बस फिर तुम एकदम से उठकर खड़े हो जाना और जितनी जल्दी से अपनी पूंछ बाहर निकाल सको निकाल लेना। उफ, यह चालाक लोमड़ा भालू से कितना झूठ बोला। भालू ने उसको बड़ी नरमी से धन्यवाद दिया और एक बार फिर से अपनी लंबी पूंछ हिलाता हुआ उस जमी हुई झील की तरफ चल दिया। रास्ते में भालू ने एक मछियारे से बर्फ खोदने वाला औजार और एक आरी उधार मांगी और उनसे उसने जमी हुई झील की बर्फ में एक छेद किया। जैसे लोमड़ी ने उस मछियारे के बिना इजाजत के उसकी मछलियां चुरा ली थी, भालू ने ऐसा नहीं किया। जब भालू का छेद तैयार हो गया तो उसने उस मछियारे के औजार वापस किए और उससे इजाजत लेकर वह उस छेद पर आकर बैठ गया। उसने अपनी लंबी पूंछ उस छेद में अंदर डाल दी। उतनी कड़ी सर्दी में उस ठंडे पानी में अपनी पूंछ डालकर बैठना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वैसे ही सुंदर, ताजा और खुशबूदार मछलियां पकड़ने के लिए वह यह भी करने को तैयार था। वह बेचारा वहां तब तक बैठा रहा जब तक पानी ने उसकी पूंछ के चारों तरफ जमना नहीं शुरू किया। पानी जमने की वजह से अब उसकी पूंछ में दर्द होना शुरू हो गया था। तो उसको लोमड़ी की बात याद आई कि अगर तुम्हारी पूंछ में थोड़ा बहुत दर्द भी हो तो चिंता मत करना, यह समझना कि मछलियां तुम्हारी पूंछ को काट रही है। इसलिए वह वहां खुशी खुशी बैठा रहा और तब तक बैठा रहा जब तक उसकी पूंछ के चारों तरफ का पानी ठोस तरीके से जम नहीं गया। जब भालू को लगा कि अब वह अपनी पूंछ बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा है तो उसने सोचा कि लगता है कि अब उसकी पूंछ से बहुत सारी मछलियां चिपक गई है, इसलिए अब खड़ी होने का समय आ गया है। वह खड़ा हो गया और एक झटके से उसने अपनी पूंछ पानी में से बाहर खींच ली। भालू तो बहुत ताकतवर जानवर होता है, सो जैसे ही उसने अपनी पूंछ बाहर खींची वह बाहर तो निकल आई, पर यह क्या, उसकी पूंछ तो अभी भी पानी में रह गई थी। वह इसलिए कि पानी में जमी रहने की वजह से उसकी पूरी पूंछ निकल ही नहीं पाई और झटके से खींचने की वजह से टूट गई। जो पूंछ उसकी बाहर थी उसमें कोई मछली नहीं थी और बाकी की पूंछ उसकी पानी के अंदर ही रह गई थी। बस अब तो वह एक बहुत ही छोटी सी पूंछ वाला जानवर रह गया था। भालू को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया कि लोमड़ी ने उसके साथ इतने नीच किस्म की यह चालाकी खेली। उस दिन के बाद से भालू की पूंछ बढ़ी ही नहीं, वह उतनी की उतनी ही है और तभी से वह जंगल में जब किसी से भी मिलता है तो उससे वह प्रेम का बर्ताव नहीं करता और हर एक पर गुर्राता ही रहता है। एक बार की बात है कि नॉर्वे देश में एक गरीब विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटे, नीचे वाले कमरे से जरा आखिरी आटा उठा लाओ ताकि मैं डबल रोटी बना दूं। लड़का एक कटोरा लेकर आटा लाने के लिए नीचे वाले कमरे में गया। जैसे ही वह लड़का आटा लेकर उस कमरे से बाहर निकला तो उत्तरी हवा ने उसके साथ एक नीच चाल खेलने का निश्चय किया। वह जोर से बही, एक जोर का हवा का झोंका आया और उसने वह आटा उड़ाकर उस लड़के के चेहरे पर और घर के बाहर बिखेर दिया। वह लड़का बेचारा ऊपर आया और सब कुछ अपनी माँ को बताया। उसने केवल उसको गले लगाया और बोली, बेटे, मुझे नहीं मालूम अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस लड़की की माँ ने उसको इस तरह से बताकर बड़ा किया गया था कि अगर कभी किसी से कोई बुरा काम हो जाए तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। सो उसने सोचा कि उत्तरी हवा का यह बुरा काम ठीक करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने तुरंत ही घर छोड़ दिया और उत्तरी हवा ने जो आटा फैलाया था उसके पीछे पीछे चल दिया। वह लड़का चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक कि वह उत्तरी हवा के घर तक नहीं पहुंच गया। लड़के ने उत्तरी हवा को नमस्ते की और उससे बोला, मुझे मालूम है कि तुमने मेरे साथ अभी अभी एक चाल खेली है, पर देखो मैं और मेरी माँ बहुत गरीब है। तुमने हमारा आखिरी आटा उड़ा दिया है
और अब हम लोग भूखे हैं। तुमको अपने इस काम को ठीक करना चाहिए और हमारा आटा हमें वापस दे देना चाहिए। उत्तरी हवा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसने एक गरीब माँ और बेटे को तंग किया। वह बोला, बच्चे, मुझे अपने इस काम का बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारा आटा तो तुमको वापस नहीं दे सकता, पर इसके बजाय मैं तुमको एक और अच्छी चीज देता हूँ। सो उसने एक कपड़ा निकाला और उस लड़के को देते हुए कहा, लो, ये एक खास कपड़ा है। इसको किसी मेज पर बिछाना और इससे कहना, बिछ जा, ओ कपड़े बिछ जा, बस तुमको खाने की कभी कमी नहीं रहेगी। लड़के ने उत्तरी हवा को धन्यवाद दिया और उस कपड़े को अपनी बगल में दबाकर घर वापस चल दिया। वह बहुत देर तक चलता रहा, पर फिर रात हो गई तो वह रात को सोने के लिए एक सराय में रुक गया। सराय के मालिक ने पूछा, तुम इस सराय का किराया कैसे दोगे, जबकि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास न खाने के लिए पैसे हैं और न सोने के लिए। लड़के ने उत्तरी हवा का दिया हुआ कपड़ा मेज पर बिछाया और बोला, बिछ जा, वो कपड़े बिछ जा। और देखते ही देखते वह मेज बहुत ही स्वादिष्ट खाने और पीने के सामान से भर गई। उस समय उस मेज पर उस सराय में हर रहने वाले के लिए काफी खाना था। यह देखकर सराय के मालिक ने उसे सोने के लिए अपना कमरा दे दिया। रात को वह उस लड़के के कमरे में चुपके से घुसा और उसका वह जादुई मेजपोश उठाकर उसकी जगह ठीक वैसा ही एक मेजपोश रख दिया और कमरे में से निकल आया। सुबह उठकर लड़का अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह मेजपोश अपनी माँ को दिखाया और अपनी माँ को अपनी अच्छी किस्मत के बारे में बताया। फिर वह मेजपोश मेज पर फैलाकर बोला, बिछ जाओ कपड़े बिछ जा। पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। माँ बोली, बेटा, तुमको धोखा दिया गया है। उस लड़के को इस तरह से बताकर बड़ा किया गया था कि अगर किसी से कभी कोई बुरा काम हो जाए तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। सो उसने सोचा कि उस उत्तरी हवा को एक मौका और देना चाहिए कि वह अपना बुरा काम ठीक कर ले। सो वह फिर उत्तरी हवा के पास चल दिया। वहां जाकर वह बोला, वह कपड़ा जो तुमने मुझे दिया है वह तो काम नहीं करता। मैं जानता हूं कि तुम मुझे और मेरी माँ को भूखा नहीं देख सकते, पर तुमको अपना काम भी ठीक से करना चाहिए, इसलिए तुम हमारा आटा वापस कर दो। उत्तरी हवा बोला, मैं तुम्हारा आटा तो वापस नहीं कर सकता, पर मैं तुमको एक और अच्छी चीज देता हूं। कहकर उत्तरी हवा ने उस लड़के को एक खास बकरी दी और कहा, देखो, ये बकरी पैसे देती है। बस तुमको इतना कहना है कि बकरी बकरी पैसे दो, और तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी पैसा आ जाएगा। लड़के ने उत्तरी हवा को धन्यवाद दिया और उस बकरी को लेकर घर चल दिया। रात को आराम करने के लिए वह फिर उसी सराय में ठहरा। सराय के मालिक ने पूछा कि तुम इस सराय के पैसे कैसे दोगे? तुम्हारे पास तो न खाने के लिए पैसे हैं और न सराय में ठहरने के लिए। लड़का सराय के बाहर गया जहां उसकी बकरी बंधी हुई थी। उसने उससे कहा, बकरी बकरी पैसे दो। बकरी ने एक डकार ली और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के गिर पड़े। सराय के मालिक ने जब यह सब देखा तो रात को उस लड़के के सो जाने के बाद उसकी बकरी को चुरा लिया और उसकी जगह दूसरी वैसे ही एक बकरी रख दी। सुबह वह लड़का उठा और अपनी बकरी लेकर अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने उस बकरी को अपनी माँ को दिखाया और बोला, बकरी बकरी पैसे दो। पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी माँ फिर बोली, मुझे अफसोस है बेटा कि तुमको फिर से धोखा दिया गया है। उस लड़की की माँ ने उसको इस तरह से बताकर बड़ा किया गया था कि अगर कभी किसी से कोई बुरा काम हो जाए तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। सो उसने सोचा कि उस उत्तरी हवा को एक मौका और देना चाहिए ताकि वह अपना बुरा काम ठीक कर ले। सो वह फिर एक बार उत्तरी हवा के पास चल दिया। वहां जाकर उसने उत्तरी हवा से कहा, तुम्हारी बकरी पैसे नहीं देती। मुझे मालूम है कि तुम मुझे और मेरी माँ को भूखा नहीं देखना चाहते, इसलिए तुमको अपना काम तो कम से कम ठीक से करना चाहिए और हमारा आटा वापस कर देना चाहिए। उत्तरी हवा फिर बोला, मैं तुम्हारा आटा तो वापस नहीं कर सकता, पर मैं तुमको एक और अच्छी चीज देता हूं। अब की बार उत्तरी हवा ने लड़के को एक डंडा दिया और बोला, यह डंडा तुम्हारी हर परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। जब तुम यह कहोगे, मारो डंडे मारो, तो यह वही करेगा जो इसको करना है। जब तुम इसको रोकना चाहो तो इसको बोलना, रुक जाओ वो डंडे, रुक जाओ। लड़के ने उत्तरी हवा को धन्यवाद दिया और वह डंडा लेकर अपने घर चल दिया। वह आराम करने के लिए
फिर उसी सराय में रुका। इस बार सराय के मालिक ने उस लड़के से यह नहीं पूछा कि वह उसको पैसे कैसे देगा। उसने लड़के को ठीक से खिलाया पिलाया और अपने कमरे में सुला दिया। काफी रात गए, वह उस लड़की के कमरे में आया और उसकी जादू की डंडी से अपनी डंडी बदलने लगा। पर इस बार वह लड़का जाग गया और उस डंडी से बोला, मारो डंडी मारो। वह डंडी हवा में उड़ी और सराय के मालिक को मारने लगी। वह तब तक उसको मारती रही जब तक उसने यह नहीं कह दिया कि उसी ने उसके मेजपोश और बकरी चुराए थे और अब वह उनको वापस कर देगा। तब लड़का बोला, रुक जाओ ओ डंडे, रुक जाओ। उसके ऐसा कहते ही वह डंडा रुक गया और फिर वह सराय का मालिक वह मेजपोश और बकरी लाने चला गया। वे दोनों चीजें लाकर उसने उस लड़की को दे दी। लड़के ने अपना जादुई मेजपोश, बकरी और डंडा लिया और अपने घर चला गया। अब उसके और उसकी माँ के पास कभी खाने की कमी नहीं रही, कभी पैसे की कमी नहीं रही, और जब भी कोई उनके साथ खराब काम करता तो उसके लिए उनके पास उसको सजा देने के लिए डंडा था। एक बार की बात है कि एक काली कठफोड़वा चिड़िया नॉर्वे के एक गांव में अकेली रहती थी। उसको अकेले रहने की जरूरत तो नहीं थी, पर वह अकेली ही रहती थी और यह उसकी अपनी गलती थी। उस छोटे से गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रोज उस गांव से गुजरते थे, पर जब भी कोई उस चिड़िया से कोई मीठी बात करने की कोशिश करता तो वह छोटी बूढ़ी चिड़िया अपना सफेद एप्रन हिला हिलाकर उनको भगा देती। और अगर उसकी यह तरकीब काम नहीं करती तो वह अपनी खिड़की पर चम्मच या डंडी से मार मार कर टप टप करके इतना शोर मचाती कि वे उस शोर के डर से वहां से अपने आप ही भाग जाते। जब बच्चे उसके घर खेलने के लिए आते तो वह एक डंडी उठाती, अपने घर की एक तरफ जोर जोर से मारती, ठप 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 ठप, और कहती कि जाओ, भाग जाओ यहां से। काली कठफोड़वा कहती है कि मेरे घर से भाग जाओ, और बच्चे बेचारे वहां से चले जाते। ये बहुत बुरी बात थी, पर सच्ची बात तो ये थी कि वह काली कठफोड़वा केक बहुत ही अच्छे बेक करती थी। वह खाने के लिए बहुत छोटे छोटे स्वादिष्ट केक बनाती थी। उन केक को बना बनाकर वह अपने घर की खिड़की पर ठंडा होने के लिए रख देती थी। जो भी उधर से गुजरता उसको उन केक की बहुत अच्छी खुशबू आती, सो वह उस खिड़की के पास ही उनकी खुशबू सूंघने के लिए वहां रुक जाता। पर वह चिड़िया अपनी चम्मच उस खिड़की पर मारती, टप 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 टप, और बोलती, भाग जाओ यहां से, ये केक मेरे लिए है। एक दिन उस काली कठफोड़वा ने अपनी काली पोशाक पहनी और उसके ऊपर अपना सफेद एप्रन लगाया। फिर उसने अपनी रसोई में जाकर बहुत अच्छी केक बनाने के लिए आटा लगाया और उसने केक बनाने के लिए ओवन में रखा। जब केक बन गया तो उसने उसको निकाला और रोज की तरह उसको ठंडा करने के लिए खिड़की पर रख दिया। और रोज की तरह लोग उस केक की खुशबू सूंघने के लिए वहां रुक गए। चिड़िया ने फिर अपनी खिड़की पर टप 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 किया और उन लोगों से कहा, जाओ जाओ यहां से जाओ, यह केक मेरे लिए है। तो उनमें से जो बड़े और समझदार लोग थे वे वहां से पहले ही चले गए। उसने फिर घर के बाहर टप 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 की और अब की बार बच्चों को वहां से भाग जाने को कहा। बच्चे भी बेचारे वहां से दुखी होकर चले गए। वह चिड़िया फिर वहां अकेली रह गई, सिवाय एक बूढ़े आदमी के। ये बूढ़ा आदमी कोई अजनबी था। उस बूढ़े को उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी चम्मच से अपनी बेकिंग तश्तरी पर फिर से टप 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 की और उस बूढ़े से बोली, जाओ यहां से, तुमने सुना नहीं क्या, ये केक केवल मेरे लिए है। वह बूढ़ा बोला, ओ मेहरबान बूढ़ी स्त्री। बूढ़ी ने उसको नरमी से पुकारा, क्योंकि वह तो बिल्कुल भी मेहरबान नहीं थी। वह बोला, तुम्हारी केक की खुशबू सुनकर तो मैं यहाँ खड़े बिना नहीं रह सका। अगर तुम अपनी केक में से थोड़ा सा केक मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे दे दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा।